हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया क्लास 10th का मॉडल प्रश्न पत्र। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो 40 क्वेश्चन का होगा। कितना होगा? 40 क्वेश्चन का होगा, जिसमें आपको सभी प्रश्न 1 नंबर का दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत आसान है, इसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो देखिए, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि F बराबर R/2। यानी कि जो फोकस दूरी होता है वह वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वह फोकस दूरी की दुगना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में आवृत्ति जो है वह फ्रीक्वेंसी जो है कभी नहीं चेंज होता है, जो अपरिवर्तित रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो वह होगी 1 डायोप्टर। कैसे देखेंगे हम लोग उसको? P बराबर, यानी कि फोकस दूरी का क्या होता है? P होता है। P बराबर होता है हमारा बराबर 1/f। क्या होता है? 1/f। याद रखिएगा, 1/f जो है वह किसका मान है? डायोप्टर, यानी कि फोकस दूरी 1/f बराबर, हाँ, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f, यानी कि P बराबर 1/f। अब f के जगह पर 1 रखेंगे तो 1/1, यानी कि P का मान आ जाएगा 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उत्तर है इसलिए उत्तर जो आएगा वह प्लस में आएगा, अगर अवतल होता तो माइनस में आता। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी 25 सेंटीमीटर। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। इसका फॉर्मूला सेम यही रहेगा, P बराबर 1/f। आप इस P की जगह पर 4 डायोप्टर रखेंगे तो f का मान 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत आसान है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहन के अग्रदीपों में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और जो साइड मिरर होता है गाड़ी में उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है दृष्टिपटल। क्या कहलाता है? दृष्टिपटल, जिसे हम लोग इंग्लिश में रेटिना के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान नेत्र का दूर बिंदु। देखिएगा, दूर बिंदु का बात कर रहा है, नजदीक का नहीं। तो दूर कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अगर नजदीक का बात करें तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि सामान्य नेत्र का फोकस दूर बिंदु कितना होगा? अनंत होगा। इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो देखिए, आंख में कितना प्रकाश जाएगा कितना नहीं जाएगा इसका नियंत्रण करता है पुतली, यानी कि ऑप्शन डी राइट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका उत्तर बहुत आसान है, इसका उत्तर है वाव। क्या है? वाव। वा से हो गया वास्तविक और उ से हो गया उल्टा, यानी कि मानव नेत्र प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वह होती है उल्टा और वास्तविक, यानी कि ऑप्शन डी राइट है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है? तो 1 किलोवाट घंटा यह इकाई है ऊर्जा की। किसकी इकाई है? ऊर्जा की। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कूलाम्ब किसका सही मात्रक है? कूलाम्ब जो है वह विद्युत आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत आवेश का मात्रक है। दोस्तों, अभी तक वीडियो में बने हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसी चैनल पर आपको सभी विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र और जैक बोर्ड द्वारा पीछे गए विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी सॉल्व किए जाएंगे, और साथ ही साथ जो इस एग्जाम में आ सकते हैं वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो देखिए, विद्युत मोटर विद्युत लेती है और अपने मोटर के पंखी को घुमाती है, यानी विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, बहुत आसान इसका जवाब है, जल में होता है 2 चीज, एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ऑक्सीजन। अब क्या होता है कि जब उसमें विद्युत द्वारा अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूटता है, यानी कि वियोजित होता है। इसलिए इस 14 नंबर सवाल का ऑप्शन हो जाएगा बी, वियोजन अभिक्रिया। जल का विद्युत अपघटन कैसा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन का अभिक्रिया कराएंगे तो Cu अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग जाए, यानी कि जल बन जाएगा। तो दिए गए अभिक्रिया में किस
किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। अब आपके मन में सवाल आएगा उपचयन क्या होता है। उपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है किसमें जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है हाइड्रोजन में, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपचयन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है। क्लियर हो गया। देखते हैं सवाल नंबर 16। दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। देखिए यहाँ है कॉपर सल्फेट जिसका सूत्र होता है CuSO4 और ये है लोहे का किल, ये जो खड़ा किया गया है ये क्या है, लोहे का किल। अब इन दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो जो कॉपर के साथ सल्फेट लगा हुआ है यह चल जाएगा लोहे के साथ और बनाएगा FeSO4। क्या बनाएगा, FeSO4 का निर्माण करेगा। अगर FeSO4 का निर्माण करेगा तो हमारे पास बचेगा Cu जो कि अलग हो जाएगा यानी कि विस्थापित हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यानी कि जब Cu विस्थापित हो रहा है, FeSO4 तो लग गया इसमें, Cu विस्थापित हो रहा है, इसलिए यह किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। पहले नंबर आएगा सूचक क्या होता है सर। सूचक मतलब अम्ल और क्षार की प्रकृति को जानने के लिए हम लोग सूचक का इस्तेमाल करते हैं, जो दो प्रकार का होता है। एक होता है मानव निर्मित और दूसरा होता है प्राकृतिक। जो हमें प्रकृति से मिलता है उसे बोलते हैं प्राकृतिक, और जो मानव खुद बनाता है सूचक उसे बोलते हैं मानव निर्मित। जैसे आप pH स्केल बनाए, इंसान बनाया है तो यह है प्राकृतिक नहीं है, यह मानव निर्मित है। जबकि लिटमस पत्र हमें पौधों से प्राप्त होता है इसलिए यह प्राकृतिक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित किसी बिलियन का pH मान 10 है। कितना है, 10 है। वह बिलियन कैसा होगा। बहुत आसान सवाल है। 0 से लेकर 14 तक जो है pH स्केल का माप होता है, 0 से लेकर 14 तक। तो इसके बीच में 7 से जो कम होता है वह अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय होता है। लेकिन यह 10 है तो यह उसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। उदासीन कितना पे होता है, 7 पे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। तो देखिए दिए गए सूत्र में क्या हो रहा है, ये हाथ कट जा रहा है, ये लोहा कट जा रहा है, यानी कुछ न कुछ इस पर गिर रहा है। तो क्या गिर रहा है, अम्ल गिर रहा है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन डी में सांद्र अम्ल और क्षार द्वारा बर्तन का चेतावनी चिन्ह है ये। देखिए हम लोग एसिड अटैक के बारे में सुने होंगे कि जब चेहरा पे एसिड पड़ता है तो चेहरा जल जाता है। उसी प्रकार ये भी जो है यह चेतावनी चिन्ह है, दिया हुआ रहता है कि इसमें जो है कोई भी हाथ न लगाए अन्यथा आपका हाथ जल जाएगा। अगला है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। इमली में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल किसे पाया जाता है, नींबू में। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसे पाया जाता है, तो यह पाया जाता है दूध में। लैक्टिक अम्ल किसे पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं दूध में, जिसके कारण दूध फटता है, दही बनता है। क्लियर हो गया। आपसे एक नंबर में सवाल ये भी पूछ सकता है कि दूध से दही बनने का कारण क्या है, तो आप कहेंगे लैक्टिक अम्ल या फिर लैक्टोबैसिलस जीवाणु। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए अधातु बोला है, यानी कि अधातु क्या हो जाएगा, हमारे पास ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। अगर आपसे पूछता कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तब वहां पे आप लोग पारा मार दीजिएगा बिना कोई सोचे हुए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। अग्निशामक यानी कि जो लाल कलर का गाड़ी होता है जिससे आग बुझाने का काम आता है, उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह परमाणु संख्या के आधार पर बना है। परमाणु संख्या का जिसे आप लोगों ने देखा होगा 1 2 3 4 5 ऐसे। अभी तक वर्तमान में कितने तत्व खोजा गया है, इसका आप कमेंट में उत्तर दीजिएगा कि अभी तक प्रकृति में कितना अवेलेबल है तत्व। क्लियर हो गया दोस्तों। और 23 नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी कैसे बना है, परमाणु संख्या के आधार पर। मोजले के आवर्त सारणी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आप उसके बारे में लिखिएगा कि मोजले के आवर्त सारणी का निर्माण कैसे हुआ है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, यानी कि अभिक्रियाशील है। तो सबसे अभिक्रियाशील कौन है, पोटेशियम है। क्लियर हो गया दोस्तों। पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है और सोना का सबसे कम क्रियाशील है। सोना कम क्रियाशील होने के कारण सबसे ज्यादा महंगा बिकता है, क्योंकि किसी अन्य धातु से वह अभिक्रिया नहीं करता है। क्लियर हो गया दोस्तों। पृथ्वी की भूल प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक को क्या कहते हैं। देखिए कोई भी पदार्थ जो पृथ्वी के नीचे से निकाला जाता है उसे हम लोग बोलते हैं खनिज। क्लियर हो गया। और उन्हीं खनिजों से हम लोग बनाते हैं अयस्क, जिसके हम लोग लोहा सोना ये सब निकाला जाता है।
अब क्या होता है, ये गैंग क्या होता है, गैंग को भी जान लीजिए। एक नंबर ये सवाल पूछता है, गैंग क्या होता है। देखिए, किसी भी धातु को बनाने के लिए हम लोग खनिज लवण का जो निर्माण करते हैं, पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं, उसमें कुछ अशुद्धियां पाई जाती है जिससे हम लोग गैंग बोलते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। अगला सवाल, प्रोपेनॉल में कौन सी अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। तो प्रोपेनॉल में लास्ट का जो ऑप्शन नॉल है, यानी कि ऑल लगा हुआ है, तो यानी कि अल्कोहल। क्या है, अल्कोहल। क्लियर हो गया दोस्तों। 26 नंबर का ऑप्शन ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें जल का टूटना होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना भी होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना भी होता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का वो लोग प्रयोग थोड़ी करते हैं। वो लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, मुक्त नहीं करते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना यह प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। अगला सवाल है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। देखिए, पौधे के पत्तियों में फ्लोएम नाम खाना जब बनता है तो उस खाने को पेड़ के सभी भागों तक पहुंचाने के लिए फ्लोएम उत्तक का प्रयोग किया जाता है। तो फ्लोएम जो है वह सभी भागों में, पेड़ के सभी भागों में खाना पहुंचाने का काम करता है, चाहे वह दूसरा पत्ता हो, चाहे अन्य डाली हो या जड़ हो, सब जगह। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे दोनों की ओर दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, ब्रिक में रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। देखिए, उसे बोलते हैं ब्रिकाणु। इसमें लिखा हुआ है गलत, याद रखिएगा। ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, हम लोग ब्रिकाणु बोलते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो फल को पकाने के लिए इथिलीन हार्मोन जो है वह उत्तरदायी है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो है यह फीमेल में पाया जाता है। यह हार्मोन अंडाशय द्वारा फीमेल में स्रावित होता है। क्लियर हो गया दोस्तों। पुरुष में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही उत्तर कमेंट में हम लोग टैग कर देंगे। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, उसे निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। तो देखिए, ये जो है इस प्रकार के निकलना, यह क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। किस प्रकार जनन हो रहा है, मुकुलन हो रहा है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मुकुलन विधि से जनन हो रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। तो पक्षी और चमगादड़ जो पंख है वह समरूप अंग है, यानी कि असमजात है, असमजात। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। तो मटर के पौधे को चुना था। क्लियर हो गया दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है। उत्पादक कौन सा है, वह है घास। घास को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पादक बोलते हैं। अगला है 37 नंबर सवाल, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, वह प्रथम पोषी स्तर का। किसका होता है, प्रथम पोषी स्तर का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। तो ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप घर में AC फ्रिज चलाते हैं, वो भी जो है वह CFC छोड़ता है, जो कि हमारे ओजोन परत के लिए, हमारे स्किन के लिए खराब है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। यह लिखा हुआ है जैव, यानी कि जैव होना चाहिए। तो देखिए, जैव जो है, लकड़ी जैव है, गोबर गैस भी जैव है, कोयला भी जैव है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। इसलिए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका नाभिकीय ऊर्जा जो है वो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। 40 क्वेश्चन खत्म हो गए। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी एग्जाम में फ़ायदा हो, अपने एग्जाम में वह अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।